नमस्कार। मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, निबंध, संस्मरण आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। कृपया मेरे पॉडकास्ट को आपके लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर रेट करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। मेरे जो मित्र मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे लिखकर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस समय मई का महीना चल रहा है, यानी भारत में गर्मियों की छुट्टियों का मौसम जोरों पर है। हम में से बहुत लोगों के लिए ये मौसम यात्राओं का, दूर दराज के मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने का, नई जगहें देखने का, यानी घुमक्कड़ी करने का भी मौसम है। तो आज का एपिसोड इसी मिजाज का है। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए अनुराधा बेनीवाल द्वारा लिखित उनका यूरोप यात्रा संस्मरण आज़ादी मेरा ब्रांड के कुछ अंश पढ़ रहा हूं। ये पुस्तक 2016 में राजकमल प्रकाशन के उपक्रम सार्थक से प्रकाशित है। अनुराधा विशुद्ध रूप से साहित्यकार नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते उनका यह यूरोप का एकाकी यात्रा वृतांत यानी कि सोलो ट्रैवलॉग हर पाठक के साथ शब्दों के किसी भी आडंबर से परे एक सीधा आत्मीय रिश्ता बनाता है। अनुराधा का जन्म हरियाणा में 1986 में हुआ। घर पर अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने शतरंज में महारत हासिल की, राष्ट्रीय चैंपियन बनी और फिर दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर आज लंदन में शतरंज की एक जानी मानी कोच हैं, एक एनजीओ चलाती हैं। आज़ादी मेरा ब्रांड पुस्तक के बाद इनकी एक दूसरी पुस्तक भी आई है जिसका शीर्षक है लोग जो मुझ में रह गए। यह यात्रा संस्मरण मुझे दो वजहों से खास लगा। पहला तो ये कि ये किसी भी भारतीय लड़की की एकाकी यूरोप यात्रा का हिंदी में लिखा संभवतः एकमात्र दस्तावेज है। मुझे कोई और यात्रा संस्मरण ख्याल में नहीं आता है। दूसरा ये कि मेरे देखे ये यात्रा अनुराधा की सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा भी है, जिसमें उन्होंने पूर्णतया नए और अनजाने परिवेश में खुद को नए सिरे से समझा है और साथ ही परिवार, समाज और देश से जुड़े आइडेंटिटी के बड़े सवालों के भी हल ढूंढने में एक साहसिक निजी प्रयास किया है। और इनका ये निजी प्रयास बहुत बच्चियों के लिए एक फॉर्मेट बन सकता है। तो लीजिए, मैं आपके लिए इस पुस्तक से छोटे छोटे टुकड़े पढ़ता हूँ। सबसे पहला टुकड़ा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पुस्तक की भूमिका है, प्रस्तावना है, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है बस यूं ही। ये लिखती हैं, कैसे निकल जाऊं घर से यूं ही, घर वाले जाने देंगे, अकेले कैसे जाऊं, कितना सेफ है यूं अनजान जगहों पर जाना, कितने पैसे लगेंगे, बिना पैसों के कैसे दुनिया घूमूंगी, कुछ हो गया तो हथियार लेकर जाऊं, टिकट विकेट की बुकिंग कैसे होगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, अकेले बोर तो नहीं हो जाऊंगी। जैसे सवाल अगर आपके मन में हैं तो आपका मन अभी तक सच में घूमने का नहीं हुआ है। जब होगा तब ये सवाल नहीं होंगे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं ले जाऊंगी, तुम खुद ही निकलोगी। तुम्हें इस बात का यकीन भी नहीं दिला सकती कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। शायद मेरे और तुम्हारे अनुभव एकदम अलग अलग हों। एक ही शहर को हम अपनी अपनी निगाहों से देखेंगी। मौसम भी शायद अलग अलग हो, कभी लोग अलग होंगे तो कभी गलियां अलग होंगी। ट्रेन सही समय पर होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जूते शायद टूट जाएंगे या बिना छाते के कभी भीगना पड़ सकता है। कभी रुकने की जगह ठीक नहीं होगी, कभी गर्म खाना नसीब नहीं होगा। फिर भी कहूँगी एक बात कि ये अनजानी गलियाँ जहाँ तुम फिरोगी टैम बेटैम,
बेकाम बेवजह तुम्हारे अपने घर से ज्यादा सुरक्षित होंगी। एक अकेली बेकाम बेफिक्र बेटाइम फिरती लड़की में एक अलग सी ताकत होती है, एक अलग सा साहस होता है। वह साहस जो किसी यानी बाप, भाई, पति का हाथ पकड़कर निकलने में कहीं छुप जाता है। वो साहस जिससे हमारा समाज घबराता है, वह साहस जिससे कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया, वही साहस ढूंढने तुम निकलोगी। तुम फिरोगी उस साहस को जीने। वो तुम्हारा ही है, जब निकलोगी तब पाओगी। किताब लिखने का कभी कोई सपना नहीं था, वह सपनों से भी बड़ी चीज थी। किताबें तो कोई और लोग लिखते हैं, यही सोचा हमेशा। लेकिन कुछ ऐसे संजोग बने कि आज मैं किताब की भूमिका लिख रही हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने किसी किताब की भूमिका कभी मजे लेकर पढ़ी हो। सीधा कट टू चैप्टर 1 ही हुआ है अधिकांश। तो जब भूमिका लिखने खुद बैठी तो नहीं समझ आया कि क्या लिखा जाए। ऐसे आइडिया थोड़े ही लगते हैं। तो आपको अपनी तरह से बताती हूँ। घूमना मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। हर दूसरे महीने चेस टूर्नामेंट खेलने कहीं ना कहीं दूर रेलगाड़ी से जाना होता था। लेकिन फिरने का चस्का मुझे बाद में लगा, जब 7वीं में पापा का स्कूटर सीखा। उसको गोहाना की गलियों में दौड़ाने का चस्का। जब कभी दोपहर में माँ पापा झपकी लेते, मैं चिलचिलाती धूप में स्कूटर लेकर खाली गलियां छानती, यूं ही बेवजह। कभी ये गली तो कभी वो गली। वह शायद मेरा बेकाम बेवजह फिरने का पहला स्वाद था, बस यूं ही टहल के आना। मेरे समाज की लड़कियां यूं ही बिना काम नहीं टहलती थीं। लड़की का बाहर जाना बिना किसी काम के अकल्पनीय था। क्यों जाएगी लड़की बाहर? क्या करने? जरूर किसी से मिलने जाती होगी या कोई काम करवाने। बाहर के काम तो घर के लड़के लोग कर देते थे। बिजली पानी का बिल भरना, घर का सामान लाना, सब्जी भाजी लाना, सभी तो लड़कों के जिम्मे था। लड़कियां तो सिर्फ लिस्ट बनाती थी। लेकिन लड़के अक्सर ये कह दिया करते, मैं जरा टहल के आता हूं, बाहर जाके आता हूं। ये शब्द मैंने लड़कियों के मुंह से कभी नहीं सुने थे। मैं जरा टहल के आती हूं, यूं ही थोड़ी हवा खा के आती हूं। लड़कियों के मुंह से ये शब्द अपने गांव के समाज में तो कभी नहीं सुने थे मैंने। लेकिन मुझे तो चस्का लग गया था। कभी कभार मैं अपनी पड़ोस की सहेली सीमा को भी पीछे बिठा लेती और हम दोनों अक्सर अपने बाल खुले छोड़ हवा में लहराते स्कूटर पर उड़ती। ये चस्का धीरे धीरे और बढ़ता गया और मैं गोहाना की गलियों से निकलकर लंदन पेरिस की गलियों को नापने लगी। लेकिन आप सबसे मैं बांटती कैसे अपनी घुमक्कड़ी की दास्तान? ना ना, किताब का तो कभी ख्याल ही नहीं आया था। इसके बाद चैप्टर 2 से, जिसका शीर्षक है नक्शे से बाहर कोई रास्ता, एक छोटा सा अंश। मैं पैदा हुई 12वीं क्लास तक कभी फॉर्मल स्कूल नहीं गई। शतरंज खेली। 15 साल की उम्र में अपने आयु वर्ग में नेशनल चैंपियन बनी। कॉलेज गई, अंग्रेजी साहित्य में बीए एमए किया, लॉ की पढ़ाई की, नौकरी की, पत्रकारिता की पढ़ाई की, फिर नौकरी की, प्रेम विवाह कर अपना घर बसाया। कहने को एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। और क्या चाहिए होता है एक लड़की को? घर, नौकरी, गाड़ी, फर्नीचर, काम वाली बाई और जीवन साथी के अलावा और कुछ नहीं ना। लेकिन वह क्या था जिसे ढूंढने की तड़प मेरे भीतर उबल रही थी? मैं किस स्वतंत्रता की बात सोच रही थी? क्या थी मेरी निजता? मैं आजाद देश की आजाद नागरिक होकर भी खुद को आजाद महसूस क्यों नहीं कर रही थी? अटकाव कहां था? बाधा क्या थी? मेरे पास मेरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्हें ढूंढने की चाह जरूर थी। अगले अंश में लंदन में अनुराधा ने जो पहली नौकरी की, उसका वर्णन वो करती हैं। मैंने कई तरह के सीवी बनाए। बार में देने वाले सीवी से मैंने फॉर्मर नेशनल चेस चैंपियन हटा दिया था, और यह भी कि मेरे पास एक लॉ डिग्री भी है। लंदन में तो इतने सारे बार हैं, हर एक गली में 4-5, लेकिन मुझे नौकरी क्यों मिलती वहाँ? मुझे तो कॉकटेल बनानी भी नहीं आती और न ही क्यूट ईस्ट यूरोपियन एक्सेंट ही है। इंडियन एक्सेंट के साथ बार में एंट्री नहीं मिल सकी। फिर भी मैंने
राह में पड़ते हर बार में अपना सीवी दे रखा था। किसी भी दुकान के सामने वैकेंसी का नोटिस देख मेरी उम्मीद बढ़ जाती और मैं वहां सीवी देकर अगले दिन कुछ अच्छा होने का इंतजार करती, लेकिन हर रोज कोई जवाब ना पाकर फिर निराश हो जाती। इस तरह बढ़ती मायूसी में और भी उल जलूल काम खोजती। चाय की टपरी लगा लूं, योग सिखा देती हूं, धर्म बेच दूं, पराठे बना के बेचूं, टिफिन सर्विस शुरू कर दूं। क्या करूं मैं कि इस शहर का हिस्सा बन पाऊं? रोज कुछ ऑप्शन खत्म होते, रोज मैं कुछ नए ऑप्शन तलाशती। अब तो बस इंडियन रेस्टोरेंट बचते हैं। वहां तो हिंदी भाषा और भारतीय खाने का मेरा ज्ञान प्लस पॉइंट हो सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में मुझे ज़रूर नौकरी मिल जाएगी, ऐसा सोचकर रास्ते वाले महाराजा रेस्तरां में भी मैंने अपना सीवी डाल दिया था। वेटिंग नहीं तो किचन में तो मिल ही जाएगी, मैं तो खाना भी इतना अच्छा बनाती हूँ। महाराजा वाले मैनेजर से हिंदी में बात की तो लगा यहाँ ज़रूर काम मिल जाएगा, लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बावजूद उनका कई दिनों बाद भी कोई जवाब नहीं आया। फिर भी जाने क्यों मुझे लगता रहा कि इंडियन रेस्तरां में काम मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा, कंपटीशन कम रहेगा ना। मैं कई सारे इंडियन रेस्तरां इंटरनेट पर ढूंढकर अपना सीवी भेजती रही। काम मिलना तो ज़रूरी था, मांगे हुए पैसों से तो चाय पीना भी मुश्किल हो रहा था, घूमना फिरना तो दूर। बिना पैसे यूरोप कैसे घूमती? यहाँ तो लंदन घूमना दूभर हो रहा था। मेरा दिमाग दिन रात घूमने के नए नए रास्ते तलाशता रहता। न्यूड मॉडल बन जाऊं चित्रकारों के लिए? स्पर्म तो डोनेट नहीं कर सकती, लेकिन किसी दवाई के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाऊं। रोज इवनिंग स्टैंडर्ड यानी फ्री अखबार में छपे हर तरह के विज्ञापनों में से पैसे कमाने के तरीके वाले विज्ञापन अंडरलाइन करती। लंदन जैसे शहर में आकर भी अगर दुनिया नहीं घूम पाई तो भला यह सपना कब सच कर पाऊंगी? इस शहर में अगस्त में आई थी, सितंबर आ गया, जाड़े के कपड़े भी नहीं लाई थी। पता भी नहीं था कि जाड़ा कितना ज़्यादा पड़ेगा, तो सोचा वहीं जाकर लूंगी। लेकिन जितने पैसे का कोट था उतने में तो एक तरफ से दिल्ली की टिकट थी। अब लगने सा लगा था कि वापस जाने का समय आ गया है। तभी अचानक एक भूला भटका मेल आया लाहौर कबाब हाउस से, वेटिंग वैकेंसी। मुझे लगा कि अब यही आखिरी आशा है, अब या तो लाहौर होगा या फिर दिल्ली। इधर मुझे नौकरी मिली और उधर मैं अपना पैर तोड़ा बैठी। ज़्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में सीढ़ी ऊपर नीचे भागते वक्त पैर मुड़ गया और ऊपर से लंदन की सर्दी, जिसमें चोट का ठीक होना बड़ा तकनीकी मामला होता है। लंबे इंतजार के बाद जॉब तो मिली, लेकिन अब पूरा दिन खड़े रहना पहाड़ हो गया। नया रेस्तरां था तो काम भी हर तरह का था। खाने के समय वेटिंग करनी होती, बाकी समय किचन में मदद करनी होती। शाम होते होते पैर में चीस लगने लगती और घर आते आते आधी रात हो जाती। अब पता चला था कि टिप्स का क्या महत्व होता है, जब पहली बार उन ब्रिटिश भारतीय महिलाओं ने मेरी जेब में चुपचाप 3 पौंड रख दिए थे। वे 3 पौंड मुझे अचानक हाथ लग गए किसी खजाने से कम नहीं लगे थे। हर घंटा पूरा होने पर 7 पौंड का कन्फर्म होना भी एक अजब सा एहसास था। एक छोटा सा अंश मैं आपके लिए और पढ़ता हूं, जिसमें एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट, जो कि टैबू नहीं होना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से वो है, बलात्कार, रेप। उसके बारे में वो क्या कहती हैं, वो किसी से मिलती हैं और क्या सीखती हैं, ये छोटा सा अंश सुनिए। जैसलमेर में ही मिली मार्लुस, मार्लुस ये नाम है, जैसलमेर में ही मिली मार्लुस रेगिस्तान से जुड़ी हर चीज की दीवानी थी। उसने सब ऊंट वालों से दोस्ती कर ली थी और उन्हीं के साथ हफ्तों हफ्तों रेगिस्तान में घूमती रहती। मुझे उसके लिए कभी डर लगता तो मैं हंसती और कहती, सब भारतीय लड़के मुझसे डरते हैं। लगभग 6.25 फुट लंबी तगड़ी जवान थी जर्मनी से आई मार्लुस, एकदम निडर। अकेले घर से निकलने से पहले मार्लुस की माँ ने उसे खूब सारी सलाहों के साथ एक सलाह यह भी दी थी, अपना खूब ख्याल रखना, पागल कुत्ते तो कहीं भी हो सकते हैं, तो अगर रेप हो जाए तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए पिल्स अपने साथ रखना। मैंने पहली बार किसी माँ को रेप होने के सिलसिले में सलाह देते हुए जाना था। मैंने या तो माओ को इस बारे में बात करते ही नहीं सुना, या सुना था कि
यहाँ या वहाँ इस वक्त सेफ नहीं है, बाहर मत जाओ। लेकिन अपनी बेटी को रोकने की बजाय हादसा होने पर क्या किया जाए इस बारे में सलाह देना पहली बार सुना था। मार्लुस की मां कहती है कि रेप भी एक एक्सीडेंट है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन होने पर शर्म की बजाय उस बारे में क्या किया जाए यह पता होना चाहिए। ऐसे मां की बेटी कैसे निडर नहीं होगी? यहां से मैंने साहस सीखा। फ्लाविया और मार्लुस के साथ जैसलमेर के आसपास के गांवों में साइकिल चलाते मार्लुस ने हमें एक जर्मन गाना सिखाया था, माइन हार्स टांस्ट। इसका मतलब था मेरा दिल नाच रहा है। वो दोनों तो चली गईं, लेकिन मेरा दिल नाचता रहा। मैंने पहली बार महसूस किया कि दिल का नाचना क्या होता है। मैं अकेले रेगिस्तान में घूमते, गुम होते, खाते पीते खुश थी। वह खुशी मेरी थी। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी रचना प्रकृति ने घूमने के लिए की है, अकेले घूमने के लिए। यही शायद मेरी निजता है। जो अगला अंश मैं पढ़ रहा हूं वो उन्होंने ब्रसल्स में अपने प्रवास को लेकर के लिखा है, जहां पर मैं वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनके फ्लैट पे रही, जो कि वहाँ पे एक तरीका है घूमने का। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी सारी यात्राएं की, लोगों के साथ घरों में मेहमान की तरह रहकर। इस अंश को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और देखिएगा कि ये हमारे परिवेश से कितना अलग है और हम उससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मुझे ये बड़ा रोचक लगा। ब्रसल्स में मेरा होस्ट था एक स्पेनिश बूढ़ा, कोई 60 या 65 साल का रहा होगा। एक 100 से भी ज़्यादा साल पुराने बड़े से घर में अकेला रहता था। उसने बताया कि वह पहली बार किसी को होस्ट कर रहा है। मेरा भी विदेश में किसी अजनबी के घर में रुकने का पहला अनुभव था। हालांकि मैं कश्मीर में एक बहुत ही लाजवाब फैमिली के साथ रही थी पहली बार, लेकिन उसकी बात अलग थी। हिंदी के 2 शब्द सुनते ही आधी आत्मीयता तो वैसे ही आ जाती है, बाकी की चाय पूरी कर देती है। अपनी भाषा में छुपे इमोशंस पढ़े जाते हैं, वरना तो बस शब्द ही समझ में आते हैं। ये तो एक फिरंगी था जिसे न हिंदी का ज्ञान था और ना ही हमारे वाली चाय की समझ, लेकिन अब तो मैं आ गई थी। वैसे मैंने सोच लिया था कि मुझे थोड़ी सी भी शंका हुई तो मैं भाग निकलूंगी और कोई हॉस्टल ढूंढूंगी। मेरे एंटीना एकदम सक्रिय थे। मैं हर बात ध्यान से सुन रही थी, उसके हर एक शब्द को तौल रही थी। मुझे 3रे माले पर एटिक में ठहरना था। उसके लिए भी मैं शायद पहली अनजान मेहमान थी, तो वह भी जैसे तसल्ली कर लेना चाहता था। उसने कॉफ़ी बनाई और हम हॉल में बतियाने बैठ गए। आप पहली नज़र में इंसान पहचानने में विश्वास करते हैं? मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान का असली पता तो पहली बार में ही लग जाता है, अगर हम पता लगाना चाहें तो। लेकिन कई बार हम खुद भी तरह तरह के चश्मे लगाए हुए होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में इंसान शायद इतना जटिल होता नहीं है जितना कि समझा जाता है तो हम सामने ही जो हैं, फिर तो हम बदलते रहते हैं ज़रूरत और हालात के हिसाब से। एक और चीज़ में मेरा विश्वास पक्का हुआ इस सफ़र के दौरान, वह है आप भले तो जग भला। हम जब किसी के सामने साफ होते हैं, बिना हिसाब किताब के होते हैं, लेन देन से परे होते हैं, तो सामने वाले के पास भी और कोई चारा नहीं होता साफ होने के सिवाय। जब भी मैं सामने वाले के साथ जटिलता से पेश आई हूं, सामने वाला साफ भी हुआ तो उलझ जाता है। मेरी जिंदगी में एक ही संबंध ऐसा था जिस पर मुझे गर्व नहीं है, जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था और जिसका अंत भी गाली गलौज से हुआ। उसको याद करती हूँ तो याद आता है कि उसकी नींव में ही फरेब था। उसकी पसंद का होने के लिए 1000 फरेब किए और फिर खुद ही उनमें उलझती चली गई। और सबसे प्यारे रिलेशनशिप को भी जब याद करती हूँ तो याद आता है कि खुद को सामने बिछा दिया था मैंने कि मैं ये हूँ दोस्त, आगे तेरी मर्जी। समझ में नहीं आती तो अभी विदा ले ले, और आती हूँ तो खुद को भी सामने कर दे। तो आज तक सरल हूँ और साथ हूँ। हम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन वह बदलाव भी जब सामने हो, साफ हो, तो धोखा नहीं लगता, फरेब नहीं लगता। हॉकिन, मेरा मेज़बान, वो भी कुछ ऐसा ही एक सरल इंसान था। हॉकिन स्पेनिश है, लेकिन ब्रसल्स में वह 20 साल से रह रहा था। वह ब्रसल्स में एक सरकारी मुलाजिम है और यहीं का होकर रह गया है। ब्रसल्स एक छोटा शहर है और जिनको शांत जीवन पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। यहाँ जीवन काफ़ी सहज लगता है। खाली खाली सड़कें,
साफ हवा और कदम कदम पर पार्क। हॉकिन को ब्रसल्स से बेहद लगाव है और वह यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। बातों बातों में पता चला कि समय मिलने पर वह पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड भी है। शहर के अपने पसंदीदा कोने यात्रियों को दिखाता है और खुद घूमता है। हॉकिन अकेला है, शायद इसीलिए इतना समय है उसके पास। मुझे उसकी लाइफस्टाइल में अकेले होने के दुख की झलक कहीं दिखाई नहीं पड़ी। और सच मानिए, मैं खोज रही थी। हमें तो आदत ही नहीं है ये लोगों को अकेले देखने की। हमें तो इस उम्र के लोगों के लिए सिर्फ पारिवारिक खुशियों का पता है। और क्या कर सकता है एक बूढ़ा अकेला आदमी नाती नातिन को पार्क में ले जाने के सिवा? उनको स्कूल छोड़ाए, लिवा लाए, शादी ब्याह में चौधरी बन गए। और क्या होती हैं एक बूढ़े आदमी की खुशियां? लेकिन हॉकिन की तो एक अलग ही जिंदगी थी, एक अकेले की दुनिया। घर में अकेला रहता था, लेकिन उसका घर अकेले मर्दों के घर जैसा कबूतर खाना नहीं था। बेहद साफ सुथरा था, जबकि घर में कोई बाई या काम करने वाला नहीं था। उसके घर का एक एक कोना सजाया हुआ था। सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, अलग अलग रंगों की दीवारें और चुन चुन कर खरीदे और करीने से लगाए हुए फर्नीचर। उसके घर की बेसमेंट में प्रदर्शित थी उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स। बड़े बड़े कैनवासों पर बिखरे रंग, उन पर छिटकी आकृतियां, रंग बिरंगी धारियां। उसकी रसोई बहुत सलीके से जंची थी और वह रोज अपने लिए बढ़िया खाना बनाता था, खुद के लिए। मन ही मन मैं अपनी किस्मत को उससे मिलाने के लिए सराह रही थी कि हॉकिन ने शाम को मुझे आसपास की गलियां दिखाने का प्रस्ताव दिया, और यह भी कि उसके फेवरेट पब में हम बियर पी सकते हैं। ब्रसल्स की बियर पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। खैर, मैंने फटाफट अपना सामान एटिक में रखा और जूते पहन तैयार हो गई। लोकल लोगों के साथ रहने का एक और फायदा होता है कि आप टूरिस्ट वाले एरिया से दूर होते हैं। ज़्यादातर होटल टूरिस्ट वाले जगहों में होते हैं, तो आप शहर के ऐसे कोने नहीं देख पाते जो गाइड बुक में नहीं होते। खासकर जब आप थोड़े समय के लिए ही किसी नए शहर में होते हैं, तो होटल में रहकर सिर्फ पोस्ट कार्ड वाला शहर ही देख पाते हैं। शहर की आत्मा छुपी रह जाती है। आप टूरिस्ट होते हैं तो शहर भी आपको टूरिस्ट जैसा ही ट्रीट करता है। वे आपसे पैसे भी ज़्यादा लेता है और घूमना अलग कठिन लगता है। लेकिन अगर आप शहर में टूरिस्ट नहीं, दोस्त के जैसे रहते हैं, तो शहर भी आपको दोस्त जैसे ही ट्रीट करता है। और दोस्तों से पैसे थोड़े ही लिए जाते हैं। आप बिना पैसे भी दुनिया घूम सकते हैं। यकीन नहीं होता आपको? करके देखिए, हो जाएगा। हॉकिन के घर के आसपास के और सब घर भी काफ़ी पुराने थे। ज़्यादातर 19वीं सदी के थे। सबके बाहर सन लिखा हुआ था। सामने से सब एक जैसे दिखते थे, सटे सटे लंबे से। सब में सामने सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। अंदर जाकर ही घर का डिज़ाइन पता चल सकता था। बाहरी शो ऑफ दिखाई नहीं देती यहाँ घरों में, बस रंगों में फ़र्क है। कोई हल्का जामुनी है, कोई गुलाबी, कोई हरा तो कोई लाल। सब अलग अलग रंगों के घर हैं और उन पर बनी है यहाँ की खास स्टेन्ड ग्लास आर्ट। शीशे की खिड़कियों पर पानी जैसे रंगों की चित्रकारी। हम कोई 10 ही मिनट चले होंगे कि एक बहुत बड़ा पार्क और झील सामने आ गई। इस शहर में जो नदी बीचों बीच नहीं है, उसकी कमी शायद ये पार्क और ये बेशुमार झीलें पूरा कर देती हैं। 10 मिनट चले नहीं कि सामने झील आ टपकती है। टहल घूम कर घर आने तक मैं काफ़ी आश्वस्त हो चली थी। पेरिस में जो एहसास 5 दिनों में नहीं हुआ था, वह ब्रसल्स में एक शाम में हो गया था। मन में यहाँ बसने का भाव आ गया। मुझे यहाँ रहना था। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ब्रसल्स मेरे ट्रिप का फेवरेट शहर था जहाँ मैं रहना चाहूँगी, तो उनको बहुत अचंभा लगा। ब्रसल्स को लोग सरकारी शहर समझते हैं, एक तो इसलिए कि वो यूरोप का कैपिटल है, और दूसरे यहाँ कोई ख़ास टूरिस्ट अट्रैक्शन या पार्टी लाइफ नहीं है। जो भी हो, पर मेरे लिए ये परफेक्ट था। अगले अंश में मैं आपको जो चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूँ, जो चैप्टर का अंश पढ़कर सुना रहा हूँ, वो है बर्लिन, एक माफ़ी मांगता शहर। इसमें विशेषकर ये अंश आप सुनिए। अपने होस्ट के कंप्यूटर की मदद से मैंने आज घूमने वाली जगहों का रास्ता देख लिया था। उनके घर से सिटी सेंटर लगभग 1.5 घंटे पैदल का रास्ता था। मैं एक ब्रेड पर चीज़ लगाकर पैक करती हूँ और साथ में पानी की बोतल ले निकल पड़ती हूँ। उन्हीं गलियों से जिनसे कल आई थी। आज शॉर्ट्स पहनकर बिना बैकपैक के निकली हूँ तो लोग घूरते मालूम नहीं पड़ते। अब मैं शायद जर्मन लगती हूँ। आप जिस जगह पर हों, अगर उस जगह के लोगों जैसा दिखने की कोशिश करें या फील करें
कि आप उसी जगह के हैं तो थोड़ा थोड़ा उन्हीं के जैसे दिखने भी लग जाएंगे। करके देख सकते हैं कभी। मैं जब अकेले कश्मीर घूमने गई थी तो श्रीनगर की गलियों में हिजाब पहनकर घूमती थी, धीरे धीरे चलती और सहज हिंदी में बात करती, लोकल बसों में घूमती। मुझे कई बार लगता था कि मैं वहीं की हूँ। यह इलाका तो दूर दूर तक टूरिस्ट ही नहीं है। यहाँ दुकानों के नाम, मेट्रो स्टेशन के नाम, साइन बोर्ड सब जर्मन में है। खूब सारे पेड़ हैं, छोटे छोटे पार्क थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन पेड़ों के झुरमुट जगह जगह दिख जाते हैं। एक बार के लिए रास्ते में लगता है जैसे मैं जंगल से गुजर रही हूँ। इमारतों के रंग पीले और लाल हैं, उनके झंडे जैसे। किसी किसी घर के सामने देश का झंडा लगा है तो कुछ खिड़कियों से भी चिपका हुआ है। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वहाँ कोई और नहीं दिखता। खूब चौड़ी चौड़ी सड़कों पर गाड़ियाँ बस भागी जा रही हैं। साइकिल की लेन अलग है, पर कोई साइकिल वाला नजर नहीं आता। रास्ते में एक सुंदर चर्च आता है तो एक दो फोटो खींच लेती हूँ। कोई खींचने वाला आसपास है नहीं तो कैमरा टाइमर पर लगाकर खुद की ही फोटो खुद खींचती हूँ। पार्क में कुछ बच्चे शायद फुटबॉल खेल रहे हैं। पार्क के चारों तरफ नेट लगा है तो ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, बस आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी दूर और चलती हूँ तो लोगों का एक झुंड दिखाई देता है। एक दीवार के साथ खड़े सब फोटो खिंचा रहे हैं। ये शायद बर्लिन वॉल है, मशहूर बर्लिन की दीवार, जो यूं तो ढहा दी गई है लेकिन कुछ कुछ जगहों पर यादगार के लिए बची हुई है। जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उस पर शहीद हुए लोगों की फोटो लगी हुई हैं। छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियाँ और बूढ़े। इन फोटो में हर तरह के चेहरे हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इस दीवार का इतिहास, लेकिन मालूम पड़ता है कि बहुत लोग शहीद हुए इसके चक्कर में। सोचती हूँ अल्बर्ट से पूछूंगी रात में। अभी तक धूप थी लेकिन अब बारिश के आसार दिखने लगे थे। मैं हमेशा की तरह छाता साथ नहीं लाई हूँ तो तेज़ तेज़ चलना शुरू करती हूँ। मुझे यहाँ से टीवी टावर दिखता है जिसके सीध में चलने से मैं अलेक्जेंडर प्लेट्स पहुँच जाऊँगी। अलेक्जेंडर प्लेट्स सिटी सेंटर में एक चौक है जहाँ से टूरिस्ट अट्रैक्शन का इलाका शुरू होता है। यहाँ से स्प्री नदी पास में है और उसी के पास सब म्यूजियम्स। मेरा मन जर्मन हिस्ट्री म्यूजियम देखने का था। जाने क्यों मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है। जानकारी बिल्कुल नहीं है इतिहास की, और मिल जाए तब भी जल्दी ही भूल जाती हूँ, फिर भी जानना दिलचस्प लगता है। अभी पहुंची नहीं हूँ कि बारिश शुरू हो जाती है। एक सुपरमार्केट में घुस जाती हूँ। बाहर ही छाते भी बिक रहे हैं। ये जैसे बस छुपे खड़े थे इंतजार में कि कब बारिश हो और कब हम छाते बेचने निकले। अब क्या छाता खरीदूंगी, ले लिए फिरूंगी, फिर गुम जाएगा। सोचती हूँ बारिश रुकने तक यहीं रुका जाए। सुपरमार्केट में सब चीज़ों के लेवल जर्मन में है। कुछ भी पढ़कर अगर ख़रीदना है तो मुश्किल है। मैं कुछ भारतीय सामान ढूंढती हूँ। एक लाइन में इंटरनेशनल फूड लगा है, वहाँ बासमती चावल, 2-3 दालें और कुछ मसाले रखे हैं। मैं चावल, छोले, 2 प्याज, लहसुन और अदरक ले लेती हूँ। अलेक्जेंडर प्लाट्स पर खूब भीड़ है और हर तरफ लोग फ़ोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। फिर बढ़ती हूँ स्प्री की तरफ। आज किसी म्यूज़ियम में जाने की इच्छा नहीं होती। बाहर ही इतना कुछ देखने को है कि कहीं अंदर घुसने का मन नहीं करता। यह शहर बड़ा तो है और भीड़ वाला भी, लेकिन यहाँ गुम होना आसान है। गुम होने से मेरा मतलब है कि भीड़ में आप किसी को नहीं दिखेंगे और शहर भी देख लेंगे। ये आपको बिल्कुल छोटा सा महसूस कराता है। मैं यूँ ही चलते चलते एक ओपन म्यूज़ियम पहुँच जाती हूँ। कोई टिकट नहीं है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो अब आ गई हूँ तो ये देख लिया जाए। यह था टोपोग्राफी ऑफ टेरर। यहाँ खुले बीहड़ से मैदान में लाइन से फोटो और पोस्टर लगे हैं। ये म्यूज़ियम देखने का कम और पढ़ने का ज़्यादा है। मैं 3 घंटे तक सब पढ़ती रही। पहली बार में मुझे अपने ही पढ़े पर यकीन नहीं आता, फिर दोबारा पढ़ती हूँ। यह जर्मनी ने अपने बारे में लिखा है। मैं जर्मनी में ही हूं ना, और ये म्यूजियम इन्हीं की जमीन पे बना है। नहीं नहीं, ये अपनी बुराई कैसे कर सकते हैं। सिर्फ बुराई ही नहीं, खुद को गालियां दे रहे हैं। जर्मनों ने कितने यहूदियों को मारा, कितने डेथ कैंप लगाए। उन्होंने बच्चे बूढ़े यहाँ तक कि पूरे गांव के गांव खत्म कर दिए। यहूदियों को देश से बाहर निकाल दिया और दूसरे देशों में घुसकर उन्हें मारा। ये सब बातें तो यहाँ दर्ज हैं ही। अपने ही देश के नाजी सैनिकों की फोटो लगाई हैं और उन्हें कसाईयों की उपाधि दी है। कैसे कैसे किस किस ने यहूदियों की हत्याओं को अंजाम दिया, यहाँ सबका कच्चा चिट्ठा है। सिर्फ हिटलर को ही हत्यारा नहीं बताया गया है,
उसके सैनिक और पूरा देश कैसे उन हत्याओं में शामिल हो गया, ये सब लिखा है यहाँ। और कहीं लुका छुपा के नहीं, पूरे उजाले में, सबके सामने। बाकी सब म्यूजियम्स की एंट्री फीस है, इसकी तो वो भी नहीं है। सब आओ, सब जानो, सब सीखो। ऑल रेजिडेंट्स मस्ट बी किल्ड, नो प्रिजनर्स आर टू बी टेकन, वॉर्सो is to be razed to the ground, setting a frightening example for all Europe. ये हिटलर का आदेश, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए, सीधे सीधे लिखा था कि हमने यह सब किया, हम हत्यारे थे, हिटलर हमारा नेता था और हम सब उसकी सुनते थे। इतना सीधा लिखा है कि पढ़ने वाला बेचैन हो जाए। अपनी बुरी करतूतों को सिर्फ मानना ही नहीं, पूरी दुनिया को बताना, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना कि कहीं कोई भूल ना जाए, कहीं भूल कर भी फिर ऐसी भूल ना हो जाए। अगर ऐसे कोई माफ़ी मांगे तो कोई कैसे ना माफ़ करे। इसके बाद कुछ और देखना मुमकिन नहीं था। अब घर चला जाए। तो लीजिए, ये अंश थे पुस्तक आज़ादी मेरा ब्रांड, जो कि अनुराधा बेनीवाल ने लिखी है। उससे बेहतरीन यात्रा संस्मरण है, उसे पढ़िए। और अगली बार, अगले एपिसोड में मैं कुछ और रोचक अंश आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। किसी भी फीडबैक पर मुझे ईमेल लिखिए। मेरा पता है rahuljigaur@gmail.com, RAHULJIGAUR@gmail.com। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।